अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मोरखा 9 अगस्त है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी का 2 टोक चोरी का इंकशाफ दुरुस्त साबित, इलेक्शन कमीशन खामोश। बेंगलुरु में हाउस नंबर 35 पर रजिस्टर 80 वोटरों का कोई वजूद नहीं। क्या है पूरा मामला, जानिए तफसीलात में। बेंगलुरु की रैली में राहुल गांधी का धमाका। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर 1 लाख से जायद वोट चोरी और आईन पर वार का इल्जाम। वोटर लिस्ट व वीडियो रिकॉर्ड का फौरी मुतालबा। मरकजी हुकूमत का यूटर्न, इनकम टैक्स बिल 2025 वापस। तरमीमी शुदा बिल 11 अगस्त को लोकसभा में पेश करने का फैसला। तमिलनाडु की नई तालीमी पॉलिसी जारी, हिंदी जबान लाजमी नहीं। आईआईटी और एनआईटी में दाखिला लेने वाले 901 तलबा को एजाज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ट्रंप से खास ताल्लुकात का भांडा फूटा। पाकिस्तानी आर्मी चीफ को फिर अमरीकी तकरीब में दावत। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा जयराम रमेश का निशाना। साबिक आईएएस अब्दुल समद मुश्किल में, बदअनवानी के इल्जामात पर मुकदमा दर्ज। आजम खान के करीबी साथी पर विजिलेंस शिकंजा सख्त। हिमाचल प्रदेश का सानेहा, चंबा में कार 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। 6 अफराद जाँ बहक, 2 मासूम बच्चे भी शामिल। इस्राइल की सिक्योरिटी काबीना ने नेतन्याहू के मंसूबे पर मुहर लगा दी। गजा शहर पर दोबारा कब्जे की तैयारी तेज। रूस के दौरे पर अजीत डोभाल, अमेरिकी टेरिफ के बादल गहरे। पुतिन से मुलाकात ऐसे वक्त में जब वाशिंगटन और दिल्ली में कशीदगी उरूज पर। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का 2 टोक ऐलान। भारत से तजारती बातचीत अब सिर्फ टेरिफ तनाजा हल होने के बाद, मजीद सख्त फैसलों का इशारा। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्रो नजर उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने 7 अगस्त को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कुछ निहायत सख्त सवालात किए, जिनके जवाबात ताहाल कमीशन की जानिब से नहीं दिए गए। इसके बजाय राहुल गांधी से कहा गया कि वो अपने पेश करदा सबूत हल्फनामे के साथ जमा करें। राहुल गांधी ने वोट चोरी के जिन 5 तरीकों का जिक्र किया था, उनमें से एक तरीका एक ही पते पर दर्जनों वोटरों का इंदराज है। मिसाल के तौर पर बेंगलुरु के मनी रेड्डी गार्डन में वाक़ हाउस नंबर 35 के बारे में उनका दावा है कि वहां 80 वोटर रजिस्टर्ड हैं, मगर कोई भी वहां रहता नहीं। उन्होंने बताया कि यह एक कमरे का मकान है। मुख्तलिफ नामों और खानदानों के 80 अफराद का इंदराज वहां दिखाया गया है, लेकिन जब वहां पहुंचा जाए तो लोग कहते हैं कि यहां ऐसा कोई नहीं रहता। मशहूर अंग्रेजी रोजनामा इंडिया टुडे ने इस दावे का फैक्ट चेक किया और उसे दुरुस्त पाया। टीम ने वहां जाकर तहकीकात की और वीडियो रिपोर्ट भी तैयार की। इसे कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर जारी किया। आप वीडियो जरूर देखिए। The Election Commission is once again under fire. Leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, has accused it of voter list manipulation in Bengaluru, citing one address where 80 voters were allegedly registered in a single-room house. India Today investigates the claim on the ground. Take a look at the special report. जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। The face-off between Rahul Gandhi and the Election Commission escalates. The leader of opposition has accused the EC of voter list manipulation in the heart of Bengaluru. Now, Rahul Gandhi claims that 80 voters were registered from a single-room house in the Muni Reddy Garden during the 2024 Lok Sabha elections. Bulk voters in single address, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। India Today visited the address at the center of this political storm.
and what we found raises serious questions. The house, which is barely 10 to 15 square feet, is currently occupied by a food delivery agent from West Bengal who moved in just a month ago. He claims he has no link to the alleged 80 voters and has denied knowing anyone on the list. आप यहाँ पे भाड़े में रहते हो? हाँ रेंट। किसका घर है ये? उस सर का नाम जयराम रेड्डी। जयराम रेड्डी है। कौन है वो? किस पार्टी का है? वो तो पता नहीं सर। मैं इधर 1 महीना आया सर। हाँ। इधर मैं 1 महीना आया, ठीक है। हाँ। मैं ज्यादा दिन कौन था, कुछ पता था? वो ओनर सर ही बता सकते। The house is owned by Jairam Reddy, who Dipankar claims has ties with the BJP. When contacted by India Today, Reddy initially confirmed being affiliated with the party, but later backtracked. ನೀವೇನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್, ಜಯರಾಮ್ ಸರ್? ಸುಮ್ನೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿ ವರ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ಏನ್ ಕಥೆ? ಇಲ್ಲ ಅದೇನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನೀವು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. Shockingly, Reddy also admitted that he never informed Election Commission officials about the anomaly, despite knowing that most of the registered voters no longer reside there. ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ 10-15 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಓಟಿರೋರೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದ್ರೂ ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತವರೆಗೂ 80 ಜನ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ 80 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಊರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಊರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒರಿಸ್ಸಾ, ಬಿಹಾರ, ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದ ಕಡೆಯವರು. Faced with tough questions, Jairam Reddy assured that he would alert election authorities about the potential voter list discrepancies. While Jairam Reddy deflects responsibility, the Congress insists that its voter list fraud was engineered to benefit the BJP. For now, what's clear is this: Rahul Gandhi's claims have found some ground. It is the house of Dipankar. He says that he is living here from past 1 month, and it is a very small house where he can accommodate only 1 or 2 people, which has a hall and a kitchen and a bathroom, and it doesn't even have a bedroom. And as per the allegations made by Rahul Gandhi, he said that around 80 people have enrolled for voter list from this particular house number 35, here in Munreddy Garden near Bellanduru. कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर कहा कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिली भगत से वोट चोरी कर रहे हैं, जिसकी बदौलत नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बने। एक और पोस्ट में बताया गया है कि मकान बीजेपी से वाबस्ता शख्स की मिल्कियत है, जो हाल ही में एक फूड डिलीवरी वर्कर को किराए पर दिया गया है और उसका वोटर लिस्ट में दर्ज 80 अफराद से कोई ताल्लुक नहीं। कांग्रेस के मुताबिक ये महज एक मिसाल है जो इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवालात उठाती है। इलेक्शन कमीशन को उसका जवाब देना ही होगा। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में मुनक्किदा वोट अधिकार रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर मजीद संगीन इल्जामात लगाते हुए कहा कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात में आईन पर हमला हुआ और जमहूरी ढांचे को कमजोर करने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई। उनका कहना था कि कर्नाटक के महादेवपुरा असेंबली हलके में बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से 1 लाख से ज्यादा वोट चुराए। उन्होंने तफसील देते हुए कहा कि इस हलके में कुल 6.5 लाख वोट हैं, जिनमें से 1,250 वोट मुख्तलिफ तरीकों से चुराए गए। मसलन 11,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स का इंदराज, 40,000 से ज्यादा जाली या नाकिस पते, एक ही पति पर 10,000 से ज्यादा वोटर्स की रजिस्ट्रेशन, 4,000 से ज्यादा नाकिस तस्वीर वाले इंदराजात और 32,000 से ज्यादा वोटर्स को फॉर्म 6 के गलत इस्तेमाल से शामिल किया गया। राहुल गांधी ने कहा है कि यह महज आदाद-ओ-शुमार नहीं बल्कि जुर्म का नाकाबिल तरदीद सबूत है और अगर इसे मिटाया गया तो यह सबूतास कहलाया जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस मामले की मुकम्मल तहकीकात हो, जिम्मेदार अहलकारों से जवाब तलबी की जाएगी और हकीकत अवाम के सामने लाई जाएगी। उनका कहना था कि अगर इलेक्शन कमीशन बाकी सीटों का डेटा नहीं देगा तो कांग्रेस खुद ये काम करेगी, क्योंकि अब कोई बात उनसे छुप नहीं सकती।
मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज लोकसभा में इनकम टैक्स बिल 2025 वापस लिया ताकि उसकी जगह 11 अगस्त को एक नया तरमीमी शुदा बिल पेश किया जा सके। यह बिल फरवरी में लोकसभा में पेश हुआ था और सिलेक्ट कमीशन को भेजा गया था, जिसने हाल ही में अपनी सिफारिशात पेश की हैं। हुकूमत ने तजावीज़ को कबूल करते हुए बिल को नए अंदाज में पेश करने का फैसला किया है। इस नए बिल का मकसद 1961 के पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेना और जबान को आसान बनाना है। अलबत्ता टैक्स स्लैब में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। आज जब ऐवान में अपोजिशन बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी निदेशानी मामले पर हंगामा कर रही थी तो वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण ने बिल वापस लेने की इजाजत तलब की। कमेटी की एक अहम सिफारिश ये भी थी कि टैक्स देहिंदगान को आखिरी तारीख के बाद भी बगैर जुर्माने के TDPS रिफंड का दावा करने की इजाजत दी जाए। तमिलनाडु हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज मरकजी हुकूमत की कौमी तालीमी पॉलिसी के खिलाफ अपनी नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। उसके तहत स्कूलों में 2 लिसानी फार्मूला नाफिज होगा, यानी सिर्फ तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। वज़ीर आला MK स्टालिन ने इस मौके पर सरकारी स्कूलों के उन 901 तलबा को एजाज दिया जो IIT, NIT और दीगर मुमताज इदारों में दाखिल हुए हैं। उनका कहना था कि रियासत में 12वीं जमात पास करने वाले 75% तलबा ने आला तालीम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और आइंदा इस शरह की 100% तक पहुंचाना हदफ है। उन्होंने कहा है कि रियासती पॉलिसी का मकसद मुसावात पर मबनी और मुदल्लल सोच वाली सर्द तालीम को फरोग देना है ताकि तलबा आलमी मियार को मुकाबला कर सके और मुकाबला में हिस्सा ले सके। पॉलिसी को जस्टिस मर्गिसन की सरबराही में तैयार किया गया। तमिल हुकूमत ने पहले ही NDP को रियासत पर हिंदी थोपने की कोशिश करार देकर मुस्तरद कर दिया था और इस मामले पर मरकज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी दायर किया है। इसमें रोके गए अरबों रुपए के फंड जारी करने का मुतालबा किया गया है। தமிழ்நாட்டின் அரசு பள்ளி மாணவ மாணவிகள் பல்வேறு துறைகளில் சாதனை படைத்து வருகின்றனர். இந்த ஆண்டு கிராமங்களில் உள்ள அரசு பள்ளி பிள்ளைகளில் பல்வேறு சாதனைகளை புரிந்து தலை சிறந்த உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கு செல்ல இருக்கின்றனர். கிராமப்புற பகுதிகளிலிருந்து குறிப்பாக அதிக அளவிலான மாணவ மாணவிகள் தலை சிறந்த உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கு செல்கின்றனர். இதற்கு காரணமான மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் வருகை தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்தியாவின் முதன்மை உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் நம் தமிழ்நாட்டின் அரசு பள்ளி பிள்ளைகள் சேர காரணமான மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்கிறோம். மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் துணை முதலமைச்சர் அவர்களையும் வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்கிறோம். தமிழ்நாட்டின் 901 அரசு பள்ளி பிள்ளைகள் நாட்டின் தலை சிறந்த உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் பயில வழிவகுத்த மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை மீண்டும் ஒரு முறை வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்கிறோம். தொலைநோக்கு பார்வையுடன் நமக்கான மாநில கல்விக் கொள்கையை வகுத்து வெளியிட வருகை தந்திருக்கிறார்கள் நம் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள். இன்றைய தலைமுறைக்கு சமூக நீதியின் குரலாக ஒலிக்கும் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் துணை முதலமைச்சர் அவர்களையும் உங்களின் கரவொலியுடன் வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்கிறோம். விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்கள், மாண்புமிகு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்கள், மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள், மாண்புமிகு இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் அவர்கள், மதிப்பிற்குரிய தலைமை செயலாளர் அவர்கள், தைப்பே பொருளாதார கலாச்சார மையத்தின் சென்னைக்கான இயக்குனர், நம் சிறப்பு விருந்தினர்கள், சாதித்து காட்டிய அரசு பள்ளி மாணவ மாணவிகள், ஆசிரியர்கள் என உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुबैना करीबी ताल्लुकात पर एक बार फिर सवालात उठाया है। पार्टी के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने तंज करते हुए कहा कि यह बयानिया मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका है, खासतौर पर उस वक्त जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर को एक बार फिर अमेरिका मदऊ किया गया है। आसिफ मुनीर जनरल मिकाइल की रिटायरमेंट तकरीब में शरीक होंगे, जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी में अहम शराकतदार करार दिया था। जयराम रमेश ने याद दिलाया कि अप्रैल में होने वाले दहशतगर्दाना हमले से पहले आसिफ मुनीर ने इश्तियाल अंगेज तकारीर की थी और जून में सदर ट्रंप ने उन्हें वाशिंगटन में शाइया पर मदऊ किया था। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर यह एक अहम संगीन सवालिया निशान है, जो कि अमेरिका ने जनवरी से अब तक भारत में मुस्तकिल सफीर भी मुकर्रर नहीं किया है।
साबिक IAS अफसर अब्दुल समद के खिलाफ इंसदाद बन उद्वानी एक्ट के तहत आगरा विजिलेंस पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तहकीकात में यह सामने आया है कि गाजियाबाद में म्युनिसिपल कमिश्नर के हैसियत से तैनाती के दौरान उन्होंने अपनी आमदनी से 2 करोड़ 97 लाख रुपए ज्यादा खर्च किए, जो कि आमदनी का 113% बनता है। विजिलेंस ने इससे वजाहत तलब की, मगर वो मुतमईन न कर सके। उन पर आजम खान के करीबी साथी होने का इल्जाम भी है और माजी में असेंबली के इस्तेहकाक के खिलाफ वर्जी पर सजा भी भुगत चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में एक खौफनाक हादसे में 6 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। यह हादसा उस वक्त में पेश आया जब एक कार बेकाबू होकर तकरीबन 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि कार पर लैंडस्लाइडिंग के बाइस एक बड़ा पत्थर गिरा, जिसके गाड़ी को खाई में ढकेल दिया। हादसे में मरने वालों में 2 खवातीन और 2 मर्द भी शामिल है। सबकी मौत मौके पर हो गई और इस सानहे ने इलाके को सोगवार कर दिया। इसराइल ने गजा शहर पर दोबारा कब्जा करने का मंसूबा बनाया है, जो कि पहले ही जंग एक बार फिर बमबारी से बड़ी हद तक तबाह हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि इकदाम मजीद बेघर होने और कहत के खतरे को बढ़ा देगा। इसराइल की कई इत्तेहादी और गमानियों के अहले खाना इस मंसूबे के मुखालिफ कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इसरार है कि हमास को खत्म करने और गमानियों की रिहाई के लिए मजीद फौजी दबाव जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंग में अब तक 61,000 फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं और इसराइल पहले ही गजा के 75% हिस्से पर काबिज है। बैन अक़वामी दबाव बढ़ रहा है, हत्ता कि सदर ट्रंप ने भी भूख के बहरान पर तशवीश का इजहार किया है। हिंदुस्तान कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिसमें तवानाई और दिफाई ताउन को मजबूत बनाने और इस साल के आखिर में पुतिन के भारत दौरे पर बात हुई। ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीदारी पर भारत पर 50% टैरिफ आयद कर दिया है। भारत का मौक़िफ़ है कि तवानाई की खरीदारी में कौमी मफाद के मुताबिक है। डोभाल ने रूसी हुक्काम से 400 दिफाई निज़ाम के बाकी 2 रजिस्ट्रीमेंट जल्द फराहम करने पर भी बातचीत की। इसी तनाजुर में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया कि जब तक टैरिफ का तनाज़ा हल नहीं होता, भारत से तजारती मुआहिदा मुमकिन नहीं। उन्होंने रूसी तेल की दरामद को अमेरिका के लिए गैर मामूली खतरा करार देते हुए टैरिफ में इजाफा किया। भारत ने जवाब में कहा है कि वो किसानों, माहीगीरों और डेयरी और फार्मर्स के मफाद पर कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे उसके लिए कीमत अदा करने पड़े। साथ ही खबर यह है कि अमेरिका जल्द ही सेमी कंडक्टर्स पर भी 100% टैरिफ लगा सकता है, जिसका भारत सनत पर गहरा असर पड़ सकता है। To follow up on the India tariffs, do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. Mr. President. Well, what I can say in terms of India is the president has been very clear in terms of the concerns he has regarding the trade imbalance, regarding the concerns he has when it comes to the purchase of Russian oil. He's going to take action directly on that, and I refer to the president's comments for that. India is a strategic partner with whom we engage in a full and frank dialogue. That will continue. The Secretary also spoke to that. Like anything in foreign policy, you're not going to align 100% of the time on everything. But it is very clear, the President's been clear, the concerns that he has with the trade imbalance, the concerns he has with India purchasing Russian oil. He's been clear on that. He's taken action, and I refer you to his comments for further on that. आप मुझसे, हमारे साथियों से फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फिक्र नजर टीवी। अगर अब तक आपने फिक्र नजर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन भी क्लिक कर दे, ताकि हर वक्त आपकी आवाज आप तक पहुंच सके।